हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पीछे के जो चैप्टर्स थे लगभग उसको कंप्लीट कर लिए हैं और बायो का पोर्शन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो हम आज इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें से आपका पहला जो चैप्टर है, लास्ट वाला चैप्टर हो चुका था और ये बचा हुआ चैप्टर जो है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी समरी क्लास में हो गई थी, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा आपको एक इंट्रो दे देते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तो आज का हमारा चैप्टर, जैसा भी आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, कि कोशिका से अंग तंत्र तक। तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका से अंग तंत्र कैसे निर्माण होता है, कोशिका क्या है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इनके कार्य क्या क्या है और संरचना क्या है इनकी, पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, ऊतक जो होते हैं उसका हम नॉर्मल देखेंगे, परिचय देखेंगे, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारी, उनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, और पौधों के समन्वय जो हार्मोन्स होते हैं उनको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ बताया जा रहा है आपको कि कोशिका क्या होती है। बच्चों, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ईंट की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बालू की ज़रूरत पड़ती है, और इन सारी चीज़ों को जब हम मिला के क्या करते हैं, एक दीवार बना लेते हैं। उसी तरीके से जो हमारा शरीर है वो ऐसे नहीं बना है बस शरीर का निर्माण हो गया है। शरीर का निर्माण सबसे पहले कैसे होता है कि कोशिका से होता है। कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, और कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, एक विशेष अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं, एक अंग तंत्र बनाते हैं, और कई अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक पूरा शरीर बनाते हैं। तो आपको अपने शरीर में हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान सभी कुछ दिखते हैं, ये अलग अलग अंग हैं, और इन अलग अलग अंगों को मिलाकर ही क्या होता है, एक शरीर बन जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है। कोशिका का जो ग्रुप हो जाता है, एक सेल होता है, मतलब किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाती है, वो कोशिका कहला जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब हम आते हैं कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कोशिका के बारे में, कोशिका की जो संरचना होती है, एक कह सकते हैं हम कि एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है जो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। तो कोशिका जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक कोश की जीव होते हैं और एक होते हैं आपके बहुकोश की जीव। तो एक कोशिकाओं में आपका आ जाता है जिसकी एक सेल्स होती है, उसको केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, ये सब क्या है, हमारे अनेक कोशिकाएं होती हैं इनमें, इसीलिए इनको बहुकोश की कहते हैं। एक कोश की क्या होती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, एक कोश की जीव होते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला लाइन है कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और यहाँ स्क्रीन पर आपको कोशिका का चित्र बना हुआ दिख रहा है, अमीबा का, एक कोश की जीव का, ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इनके जो विभिन्न, इनकी आकृतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं, जैसे तंकुरूपी, गोलाकार, लंबी शाखान्वित, ये इनकी रचनाएं होती हैं। और कोशिका की जो संरचनाएं होती हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले कोशिका का अध्ययन जिन्होंने किया था उनका नाम क्या है, आपका रॉबर्ट हुक है। कोशिका का अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में। ठीक है, और कैसे देखा था इन्होंने, सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इन्होंने क्या देखा था, इसको देखा था। और यहाँ स्क्रीन पर आपको देखा जा रहा है कि 2 कोशिकाएं दिखाई जा रही हैं, एक पादप कोशिका है और एक जंतु कोशिका है। तो पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, हरित लवक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका और जल। ठीक, और जो दोनों में कॉमन होता है, तो कॉमन वाली चीज़ों को यहाँ बीच में लिख दिया गया है। जैसे माइक्रोकांडिया पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में, कोशिका द्रव पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में, कोशिका झिल्ली इसमें भी और इसमें भी। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं, आपके जंतु कोशिका में भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, एक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव के 3 भाग होते हैं। साथ ही कोशिका द्रव में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। ठीक,
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से पौधों एवं जंतुओं की ये जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग होती हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमारे अंदर भी कोशिका हैं और पौधों के अंदर भी कोशिका हैं। ये दोनों ही कोशिका मिलके क्या कर रही हैं, किसी भी चीज़ का, किसी ऊतक का निर्माण कर रही हैं। तो यहाँ पे आप समझिए सबसे पहले कि जो प्रमुख कोशिकाएं हैं और उनके कार्यों के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा विवरण दिया गया है। जैसे कोशिका झिल्ली के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली ये प्रत्येक कोशिका के चारों ओर पाई जाती है, जिसको कोशिका को स्थिर रखती है और कोशिका के अंदर और बाहर आने वाले पदार्थों का आदान प्रदान क्या करती है, नियंत्रित करती है। ठीक है, अब आते हैं कोशिका भित्ति की तरफ। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति बच्चों की एक पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी मजबूत परत होती है। ठीक है, एक मोटी मजबूत परत होती है और ये क्या करती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। केंद्रक भी हमारे पाया जाता है। केंद्रक क्या होता है? ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो सामान्यतः जंतु कोशिका के मध्य में स्थित होता है, परंतु पादप कोशिका के ये परिधि की ओर होता है। तो ये याद रखिएगा, जंतु कोशिका में क्या होता है, केंद्रक मध्य में होता है, लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है, ये परिधि की ओर होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के चलिएगा इसको भी। अब देखिए इसके बाद चलते हैं आगे। इसका कार्य कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करना है। अब चौथा पॉइंट, कोशिका द्रव। केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव को हम कोशिका द्रव कहते हैं और ये कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय और हरित लवक, ये सब क्या है, कोशिका द्रव। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। देखिए, ये दोहरी झिल्ली से घिरी कैप्सूल के आकार की एक संरचना होती है जो श्वसन क्रिया में भाग लेने में ऊर्जा उत्पन्न करती है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसको संचित करने का काम करती है। संचित का मतलब समझ रहे हैं, कंजर्व करने का काम करती है, एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। इसी कारण इसको कोशिका ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं। दिस लाइन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे समझ लीजिए, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस। आपसे पूछा जाएगा किसको पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हरित लवक की तरफ। तो देख लीजिए बच्चों, हरित लवक क्या होता है। ये केवल हरी पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, जो आपका हरित लवक केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, ये किस में नहीं पाया जाता, जंतु में नहीं पाया जाता, सिर्फ पादप में ही पाया जाता है। अब आते हैं तारक काय के बारे में। तारक काय केंद्रक के पास पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये किस में पाया जाता है, सिर्फ जंतु कोशिका में। और ये किस में पाया जाता था, सिर्फ पादप कोशिका में। ठीक, अब 8 पॉइंट क्या है, रिक्तिका। ये पादप तथा जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, परंतु पौधे में एक बड़ी रिक्तिका केंद्र में होती है। जैसे जंतु कोशिकाओं में छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं कोशिका में बिखरी होती है। इनका कार्य क्या होता है, पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना और इनकी मात्रा का संतुलन करना। तो सीधे सीधे आप समझिएगा, ये क्या होता है, जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है और एक बड़ी रिक्तिका जो होती है केंद्रक में होती है। ठीक है, और इनका कार्य भी क्या होता है, पानी या लवण पदार्थों का संग्रह करना और इसकी मात्रा का संतुलन करना होता है। ठीक, अब आते हैं गाल्गी काय। पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण एवं श्रावण करना और इसका प्रमुख कार्य है। समझ में आ गया। लाइसोसोम ये कोशिका में आने वाले पदार्थों का पाचन करने में सहायक होते हैं। राइबोसोम ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रधावी जालिका झिल्लियों से बनी हुई जटिल जालीनुमा संरचना होती है और ये क्या करती है, केंद्रक से जुड़ी होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ इसके टाइप्स को पढ़ लिया था, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन बुक में दिया गया है, आप यहाँ से उसको राइट कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा।
मैंने आपको पीछे बता दिया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। दोनों में मैं डिफरेंस बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें पादप में पाई जाती हैं और क्या चीज़ें आपके जंतु में पाई जाती हैं। यहीं पर इसको इस कॉलम में यहाँ पर इसको अच्छे से दिखा दिया गया है। आप यहाँ से इसको लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नीचे। ऊतक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, इसको टिश्यू बोलते हैं ऊतक को, और इसके बारे में हम समझते हैं क्या होता है। आप जानते हैं कि सभी जीवित प्राणी पौधे कोशिका से बने होते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि कई कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं, और कई ऊतक मिलकर क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं, और कई अंग मिलकर क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि सभी जीवित पौधे प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक कोश के जीव हैं, और ये सभी जैविक क्रियाएं श्वसन, पाचन, उत्सर्जन ये कोशिका में ही संपन्न होती है। बहुकोश के जीवों में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है अलग अलग होता है। जैसे खाना खाने के लिए हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं, चलने के लिए पाँव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे अलग अलग अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ सीधे पता जा रहा है कि समान संरचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके कार्य द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं ऊतक कहलाते हैं। समझ में आया? समान संरचना और उत्पत्ति वाली कोशिकाएं मतलब जो एक जैसी बनी हो और जिनका काम भी स्पेशल हो, उन सबको क्या बोलते हैं हम, ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। अब पादप ऊतक के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पादप ऊतक को देख लीजिए कि ऊतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर पौधों के ऊतकों, पादप ऊतक को हम क्या बोलते हैं, प्रभाजी ऊतक या स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया जाता है। अब विभाजी ऊतक क्या होता है? प्रविभाजी ऊतक देखिए, पौधों में वृद्धि की कुछ निश्चित क्षेत्रों में जड़ तथा तने कलिकाओं के शीर्ष भाग होते हैं। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रविभाजी ऊतक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आपको समझाया जा रहा है प्याज के जड़ों का, ये इस तरीके का। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। अब इधर देख लीजिए स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक क्या होते हैं? ये क्या करते हैं, ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती हैं। इन्हें समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब पादप ऊतक के हम थोड़ा कार्य देख लेते हैं, क्या इसके कार्य होते हैं। तो पादप ऊतक के कार्य देख लीजिए। देखिए, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषण जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य हम जाइलम करते हैं। मतलब पौधों में खनिज लवण, जल और खनिज लवण जो पहुंचाता है उसे क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। और पौधों में जो भोज्य पदार्थों को उनके विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ठीक, इतना आप अभी आज के लिए इतना ही करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट डे क्या देखेंगे, जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, और इसके थोड़ा सा इसमें भी हम देख लेंगे कल। और तब तक आप इतना इसको पढ़ के कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद हम तंत्रिका तंत्र को देखेंगे। तो ये भी हमारा हो जाना है। तो आज के लिए जितना मैंने बताया आपको, इतना आप नोट्स में कंप्लीट कर लेंगे और इसको पढ़ लेंगे, लर्न कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और किसी तरीके की आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपको कुछ ना समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।